बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और आज हम डिस्कस करेंगे 10th कंप्यूटर यूनिट नंबर 3 कंडीशनल लॉजिक की एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आज जवाब देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पार्ट फर्स्ट, कंडीशनल लॉजिक हेल्प्स इन डैश डिसीजंस। तो स्टूडेंट्स, कंडीशनल लॉजिक हमारी हेल्प करती है डिसीजन करने में। नंबर 2, डैश स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द सीक्वेंस in which statements of the program should be executed. all तमाम स्टेटमेंट्स क्या करती हैं, वो सीक्वेंस को डिस्क्राइब करती हैं जिसमें जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं प्रोग्राम की वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। नंबर 3, इन इफ स्टेटमेंट्स व्हाट हैपन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ पे याद रखिएगा सिर्फ इफ कंडीशन की बात हो रही है, इफ एल्स की बात नहीं हो रही है। तो इफ कंडीशन का मतलब ये है अगर ट्रू होती है तो ये काम कर दें, लेकिन अगर फॉल्स हो जाती है तो क्या कर दे, फर्दर कोड एग्जीक्यूट, जो उसके अलावा कोड है वो एग्जीक्यूट कर दे और बाकी छोड़ दे। नंबर 4, अब यहाँ पे ये कोड है, इसको जरा समझिएगा और हमने बताना है सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है। इंट a इज इक्वल टू 5, a क्या है, 5 के इक्वल है। अब एक कंडीशन लगा रहे हैं, इफ अगर a लेस देन है 10 के, तो आप गौर करें तो a किसके इक्वल था, 5 के। यहाँ पे 5 आ गया हमारे पास, 5 लेस देन है 10 के, कंडीशन ठीक हो गई। तो इसका मतलब पहले कौन सी एग्जीक्यूट होनी है, ये वाली एग्जीक्यूट होनी है। और जो ये वाला कोड है एल्स वाला, इफ a ग्रेटर देन 4 देन a माइनस माइनस, ये सिर्फ उस सूरत में एग्जीक्यूट होगा जब ये फॉल्स हो जाती है, लेकिन ये ट्रू है तो इसका मतलब पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है। तो हमने बताना है which of the following statement will execute, तो right answer is a plus plus। Number 5, which of the following is the condition to check a is a factor of c। तो हमने c का मोड लिया a के साथ, और अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 बच जाता है तो इसका मतलब क्या है, जो a है is a factor of c। Number 6, A condition can be any dash expression। तो स्टूडेंट, जो हमारी कंडीशन होती है वो अर्थमेटिक, रिलेशनल और लॉजिक, ये तीनों एक्सप्रेशन हो सकती हैं। नंबर 7, एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड एन अदर इफ स्टेटमेंट, यानी वो कह रहा है कि आपके पास एक इफ स्टेटमेंट है, उसके अंदर आपके पास एक और इफ स्टेटमेंट है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर है नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब ये है एक स्टेटमेंट उसके अंदर एक और स्टेटमेंट, इसको हम नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। नंबर 8, अ सेट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस। हमारे पास एक इंस्ट्रक्शंस का सेट है, उसको हम ब्रेसेस में क्लोज कर लेते हैं, तो इसको आप क्या बोलते हैं, ये आपके पास कहलाता है ब्लॉक ऑफ कोड्स, ये आपके पास ब्लॉक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग्स। पार्ट फर्स्ट, डिफाइन कंट्रोल स्टेटमेंट। हमें बताना है कंट्रोल स्टेटमेंट की तारीफ। अ स्टेटमेंट यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम, यानी एक ऐसी स्टेटमेंट जो हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल को फ्लो करने के लिए। इस तरह की स्टेटमेंट को आप कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन का फ्लो होगा इस कंट्रोल्ड, उसको हम कंट्रोल करते हैं इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीकों से, टू सोल्व अ प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, समटाइम्स वन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू, कि हमारे पास एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है सिर्फ उस सूरत में जब कंडीशन ठीक होती है। एंड ऑन द अदर हैंड द अदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, एक और दूसरा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, इज एग्जीक्यूटेड, वो सिर्फ एग्जीक्यूट होगा व्हेन, जब
द कंडीशन इज फॉल्स, वो एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है। नंबर 2, डिफाइन सिलेक्शन स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट्स विच हेल्प अस टू डिसाइड विच स्टेटमेंट शुड बी एक्सिक्यूटेड नेक्स्ट, यानी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसकी मदद से हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है, कौन सी नेक्स्ट स्टेटमेंट है जिस पर हमने एक्सिक्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, और ये हम तय करते हैं अपनी कंडीशन की बुनियाद पर। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनको हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज आर एज फॉलोज, जैसे कि इफ एल्स, स्विच, ये हमारे पास सिलेक्शन स्टेटमेंट की टाइप्स हैं। नंबर 3, डिफाइन सीक्वेंशियल कंट्रोल। सीक्वेंशियल कंट्रोल इज अ डिफॉल्ट स्ट्रक्चर इन द सी लैंग्वेज, यानी अगर सी लैंग्वेज में आप कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो कंट्रोल होगा वो सीक्वेंशियल कंट्रोल होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंशियल कंट्रोल ऑल द स्टेटमेंट्स आर एक्सिक्यूटेड इन द गिवन सीक्वेंस, यानी जिस सीक्वेंस में आपने अपना प्रोग्राम लिखा है, जिस सीक्वेंस में आपने अपनी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, वन बाय वन वो तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक्सिक्यूट होगी बगैर कोई स्टेटमेंट स्किप हुए। नंबर 4, डिफाइन कंडीशन। अ कंडीशन कुड बी एनी वैलिड एक्सप्रेशन। कंडीशन क्या है? कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन हो सकती है, इंक्लूडिंग जिसमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, रिलेशनल एक्सप्रेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशंस और अ कम्बिनेशन ऑफ दीज, यानी ये 3 भी हो सकती हैं और इन तीनों का कम्बिनेशन भी हमारे पास हो सकता है। नंबर 5, डिफाइन नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। Selection statements with then selection statements are called nested selection structures, यानी आपके पास एक सिलेक्शन स्टेटमेंट हो, उसके अंदर एक और सिलेक्शन स्टेटमेंट हो, तो इसको आप बोलते हैं ये आपके पास नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज अ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इन नेस्टेड स्ट्रक्चर द कंट्रोल इंटर्स इनटू द इनर इफ ओनली व्हेन द आउटर कंडीशन इज ट्रू, यानी हमने कहा था ना कि हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, 2 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं। अंदर वाली सिलेक्शन स्टेटमेंट में वो जब जाएगा जब बाहर वाली जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है वो दुरुस्त है। ओनली 1 ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर एक्सिक्यूटेड, और सिर्फ जो एक ब्लॉक होगा स्टेटमेंट्स का वो एक्सिक्यूट होगा, और जितने भी ब्लॉक्स होंगे रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड ऑटोमेटिकली अपने आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मुख्तसरन आपने जवाब देना है दिए गए सवालों का। पार्ट फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड सिलेक्शन स्टेटमेंट? वी नीड सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स टू मेक डिसीजन। हमें फैसले करने के लिए सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होती है इन प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन कंडीशंस, जिनमें हम कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हैं और उन कंडीशंस में हम डिसीजंस का इस्तेमाल करते हैं। दे एक्सिक्यूट अ स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करते हैं इफ़ द गिवन कंडीशन इज ट्रू, सिर्फ उस सूरत में कि कंडीशन आपके पास सही है, एंड इग्नोर, और आपको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं उन स्टेटमेंट्स को व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, जब कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप फर्ज करें अ सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट में डिस्प्ले पास। एक हमारे पास सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है, वो एक मैसेज डिस्प्ले करवाएगी पास का, सिर्फ कब? इफ़ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर 33 और मोर, कि जब स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 33 होंगे या तो 33 से ज़्यादा होंगे, तो एक मैसेज आ जाएगा पास का। नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन सीक्वेंशियल्स एंड द सिलेक्शन स्टेटमेंट। हमें बताना है सीक्वेंशियल और सिलेक्शन में क्या फ़र्क है। नंबर 2, द सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर एक्सिक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन इन द प्रोग्राम, यानी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तमाम स्टेटमेंट्स एक्सिक्यूट होंगी और वो भी उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने लिखी हुई है। दे आर नेवर स्किप्ड और रिपीटेड, उसमें से कोई भी स्किप नहीं होगी और कोई भी रिपीट नहीं होगी, यानी दोहराई नहीं जाएगी। जबकि द सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर एक्सिक्यूटेड बेस्ड ऑन द कंडीशन, जबकि जो सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है वो एक्सिक्यूट होती है कब? ऑन द बेस ऑफ कंडीशन, कंडीशन की बुनियाद पर। दे आर ओनली एक्सिक्यूटेड, ये सिर्फ जब एक्सिक्यूट होंगी जब आपके पास जो कंडीशन है वो ट्रू है, एंड आर स्किप्ड,
और स्किप हो जाएगी व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, कि जब आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है। नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स विद एन एग्जाम्पल। इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड, इफ स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं टू एक्सिक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कंडीशन, यानी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हमने किसी स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना हो या किसी स्टेटमेंट को हमने स्किप करना हो ऑन द बेस ऑफ कंडीशन। द स्टेटमेंट इज ओनली एक्सिक्यूटेड, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं वो सिर्फ उस सूरत में एक्सिक्यूट होंगी इफ द कंडीशन इज ट्रू, कि जब आपके पास कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज इट इज स्किप्ड, वो क्या हो जाएंगी, स्किप्ड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, अगर तो मार्क्स स्टूडेंट्स के 60 से ग्रेटर देन है, देन जब जाके ये प्रिंट कर दे यू पास्ड, ठीक है, अदरवाइज कोई मैसेज नहीं आएगा। जबकि इफ एल्स स्टेटमेंट्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग टू वे डिसीजंस, यानी हमें अगर डिसीजंस करने हो तो हम इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। इफ एक्सिक्यूट्स वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ये क्या करता है, स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक एक्सिक्यूट कर देता है व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, जब कंडीशन एक ट्रू होती है, एंड अदर इज स्किप्ड व्हेन इट इज अ फॉल्स, और जो दूसरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो स्किप कर देता है जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है। मिसाल के तौर पर, इफ मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स के अगर वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू है 60 के, तो एक मैसेज दे दे यू पास्ड, यानी अगर ऐसा नहीं है और कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 60 से लेस हैं, तो एक मैसेज दे दे यू डिड नॉट पास्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पर। व्हाट इज द यूज ऑफ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स? Nested selection structures are used when more than one decision must be made before carrying out a task, यानी आप अपने टास्क को परफॉर्म करने से कबल एक से ज़्यादा डिसीजन करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इनकी एग्जांपल्स भी आने वाली हैं, उनको भी डिटेल में देखेंगे और आपके सारे पॉइंट्स आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मैनी कॉम्प्लेक्स लॉजिक प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाई यूजिंग नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर। बहुत सारी लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर की मदद से। पार्ट नंबर 5, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस। द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। फर्स्ट यू हैव टू राइट द इफ कीवर्ड, देन कंडीशन, और अगर कंडीशन ठीक होती है तो ये वाली स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कर दे। इन द अबव स्ट्रक्चर इफ इज अ कीवर्ड, यानी कीवर्ड ऐसे होते हैं जो डिफाइन किए होते हैं डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज, जिसने लैंग्वेज बनाई है उसने वो कीवर्ड डिफाइन कर दिए हैं। आप उसमें ना तो उसको आप चेंज कर सकते हो और ना ही आप उसको वेरिएबल के तौर पर यूज़ कर सकते हो। डैट इज फॉलोड बाय अ कंडीशन विद इन द पैरेंथेसिस, ठीक है, जो पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं वो उसको फॉलो करेगा, यानी इफ कीवर्ड इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अ कंडीशन कैन बी एनी वैलिड एक्सप्रेशन, और कंडीशन हमने कहा था कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन हो सकती है दैट एवेलुएट्स टू ट्रू और फॉल्स। द स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ कंडीशन इज एक्सिक्यूटेड ओनली, इफ स्टेटमेंट कब एक्सिक्यूट होगी, ओनली इफ द रिजल्ट ऑफ कंडीशन इज ट्रू, जबकि जो रिजल्ट है वो कंडीशन का ट्रू है तो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी। अगर स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू नहीं है तो कुछ भी एक्सिक्यूट नहीं होगा, स्किप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स, एज्यूम दैट वेरिएबल्स हैव ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। नंबर 1, इफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, हम मैथमेटिक्स में तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू का सिंबल इस तरीके से यूज़ करते हैं, मगर याद रखिएगा जब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये एक एरर है, इसको ऐसे यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ मैंने आपके लिए लिख दिया है। इसके साथ साथ आप क्या करें, अपनी बुक और अपनी पेंसिल उठा लें और मेरे साथ साथ ये एरर अपनी किताब पर लिखना शुरू कर दें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। द सिंबल्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू इज रॉन्ग, बल्कि हम कैसे यूज़ करते हैं, राइट सिंबल इज फर्स्ट वी विल राइट द ग्रेटर देन सिंबल then is equal to symbol. Okay, right, this is a symbol that we will use in the programming
and this symbol that we used in mathematics. So this is the error. Part 2, if a less than b and b less than c, ठीक है, देन बाकी स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगी। आप ज़रा गौर से देखिए, आपको पता है जब हम अपनी इफ़ स्टेटमेंट का एंड करते हैं तो लास्ट में जो ये सेमी कॉलम है ये यूज़ नहीं करते हैं। तो द सेमी कॉलम एट द एंड ऑफ फर्स्ट लाइन, यानी इस लाइन में जो हमने सेमी कॉलम यूज़ किया है इज़ इनवैलिड, वो इनवैलिड है। नंबर 3, इफ़ a लेस देन 7 एंड लेस देन b। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लिखने का सही तरीका नहीं है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। द कंडीशन इज इनवैलिड एंड मस्ट बी रिटन एज इफ a लेस देन 7 एंड, हमने ये एंड का सिंबल है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एंड 7 लेस देन b। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो हम इस स्टेटमेंट की जगह ये वाली लिखेंगे, तो ये एक एरर है जो मैंने आपको सही करके बता दिया है। प्रिंट 7 कर दे, ठीक है, प्रिंट 7 कर दिया, लेकिन एक चीज़ आप नोट करें कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ नहीं किया है, जो कि हमारे पास होना चाहिए था %d वाला। द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ नॉट यूज्ड इन printf फंक्शन दैट इज %d। नंबर 4, इफ़ a इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे आप देखें दो डिफरेंट सिंबल्स लगे हुए हैं। अब हमें पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पे हमने और ऑपरेशन परफॉर्म करना है या एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। द ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है इज इनवैलिड, ये इनवैलिड है एंड मस्ट बी रिटन। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम एंड लिखें, यानी ये दोनों सिंबल एंड के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनका नाम होता है एम्बरसेंड, ठीक है। और ये सिंबल जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं 2 टाइम्स हम लगाएंगे तो इसका मतलब होता है और। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू एल्स फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। तो बेहतर ये है कि आप इन फ्लैग्स को ट्रू या फॉल्स करने की जगह ये इनवैलिड हैं, आप यूज़ कर सकते हैं एंड मस्ट बी रिटन एज 1 और 0। नंबर 5, इफ़ सम इज इक्वल टू 60, के सम हमारे पास 60 के इक्वल है और प्रोडक्ट हमारे पास 175 के इक्वल है, ठीक है। तो ये मैसेज प्रिंट कर दे, ये इक्वल हो गया, ये मैसेज आ गया, प्रिंट एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर लिया, %c और सम को हम कॉल कर लेते हैं। अब ज़रा गौर से देखें, ये हमारे पास ओपनिंग डबल कोट्स तो लगाया है लेकिन हमने क्लोजिंग डबल कोट्स मिस कर दिया है। तो हमने यहाँ पे लिखा द क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस हमने लगाई है आफ्टर %c, जो %c के बाद हमने लगाई है मस्ट बी रिप्लेस्ड, इसको हम लाजमी रिप्लेस करेंगे विद डबल कोट्स, इस डबल कोट्स के साथ। एल्स, वरना, इफ़ सम ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45, अगर सम जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू है 45 के और प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 100, देन ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कर दे। आप ज़रा गौर से देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज़ हो रहा है, जबकि ये गलत है, हमें यहाँ पे कोमा यूज़ करना था। द प्लस साइन, ये जो प्लस का साइन है मस्ट बी रिप्लेस्ड ना, इसको हम रिप्लेस कर देंगे विद कोमा, इसको हम कोमा से रिप्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने अपने तमाम एरर्स को डिटेल में डिस्कस किया और आपकी आसानी के लिए वो तमाम एरर्स मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स की शक्ल में लिख भी दिए हैं। तो आप इन एरर्स को अपनी किताब में मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सीक्वेंस, यानी हमारे पास एक कोड्स लिखे हुए हैं, इनका हमने आउटपुट बताना है। तो स्टूडेंट्स आपके लिए मैंने प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको इन तमाम प्रोग्राम्स को रन करके दिखाऊंगा और उसके बाद हम समझेंगे ये आउटपुट कैसे आया है। तो हमारे पास स्क्रीन पर आउटपुट आ रहा है a इज़ इक्वल टू 17 एंड b इज़ इक्वल टू 10। तो ये कैसे आया है इसको देख लेते हैं। हमने एक डेटा टाइप यूज़ की, उसके अंदर हमने 2 वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए, a इज़ इक्वल टू 7 कि a 7 के इक्वल है और b हमारे पास 10 के इक्वल है। देन हमने मूव कर दिया यहाँ पर कि a इज़ इक्वल टू a प्लस b, a क्या आ गया 7 आ गया और b क्या आ गया 10 आ गया। तो 7 और 10 हमारे पास क्या हो गया 17 हो गया। अब याद रखिएगा a की वैल्यू हमारे पास क्या है 17 है। अब कंडीशन पे चलते हैं, इफ़ a ग्रेटर देन 20 एंड b लेस देन 20,
कि अगर जो हमारा A है वो 20 से ग्रेटर है और जो B है वो 20 से लेस देन है, तो आपने ये वाला काम करना है, यानी A और B को प्लस कर दें। अब ज़रा गौर से देखिए, A आपके पास क्या था, ऊपर मैंने आपको बताया था 17 था। क्या 17 20 से ग्रेटर हो सकता है? नहीं, ये वाली एक्सप्रेशन फॉल्स हो गई। एंड B हमारे पास 10 है, ठीक है, ये तो ट्रू है, जो 10 है वो लेस देन होता है 20 के। तो यानी एक आपके पास एक्सप्रेशन फॉल्स हो गई, एक आपके पास ट्रू हो गई। लेकिन अब आप चेक करें कि आप ऑपरेटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। आप एंड का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आपने स्टेटमेंट उसी सूरत में एक्सिक्यूट करनी है जब आपके पास जो जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं वो तमाम के तमाम ट्रू होंगी। अगर एक भी गलत है तो आपने स्किप कर देना है अपनी स्टेटमेंट को। तो आप ये देखें, ये एक फॉल्स हो गई है, तो इसका मतलब ये स्किप हो गया। देन हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, डबल कोट्स A और फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दिया A के लिए, फिर B के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दिया। अब आप देखें, A को कॉल किया तो A हमारे पास क्या हो गया, 17 हो गया, तो यहाँ पे A 17 आ गया। B हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई ना, तो इसका मतलब B हमारे पास पहले वाला ही है जो कि हमारे पास 10 था। तो इस तरीके से A हमारे पास 17 हो गया और B हमारे पास 10 हो गया। पार्ट 2 रन कर लेते हैं पहले। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। हमने एक डेटा टाइप ली और उसमें एक वेरिएबल ले लिया x = 45। देन एक कंडीशन लगाई x जमा 20, देन मल्टीप्लाई, देन इज इक्वल टू 255। तो आप यहाँ पे x की जगह पे आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 45 आ गया। तो अपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस के मुताबिक सबसे पहले तो हमने मल्टीप्लाई किया। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 7 तो आपके पास 140 हो जाएगा। 140 के अंदर जब आप 45 को प्लस करेंगे तो आपके पास 185 हो जाएगा। क्या 185 इज इक्वल टू है 255 के? नहीं, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अगर ये ट्रू होती तो हम मैसेज देते लुक्स गुड, क्योंकि ये फॉल्स हो गई है। अब मैसेज हम डिस्प्ले होगा हमारी स्क्रीन पर, होप्स फॉर द बेस्ट। पार्ट नंबर 3 कैरेक्टर डेटा टाइप। हमारे पास 4 एक डेटा टाइप आ गए जिसमें हम लिख रहे हैं एक C1 वेरिएबल, जिसको हम यहाँ पे वेरिएबल असाइन करते हैं y, और यहाँ पे C2 यहाँ पे हम असाइन कर देते हैं n। हम एक और डेटा टाइप लेते हैं इंट की, उसमें हम लिखते हैं n1 = 5। n1 को यानी हमने 5 असाइन कर दिया और n2 को हमने 9 असाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखें n1 = n1 + 1। n1 पहले क्या था, 5 था, लेकिन जब उसमें आप 1 प्लस करेंगे तो n1 असाइन हो गया अब 6, इसको याद रखिएगा। अच्छा, C1 पहले आपके पास y था, लेकिन उसने कहा जो C2 में पड़ा हुआ है यानी n, वही आप C1 को दे दो, तो अब C1 आपके पास क्या हो गया, n हो गया। देन अब स्टेटमेंट देखते हैं अपनी इफ स्टेटमेंट। इफ अगर तो n1 = n2 के, क्या चेक करें ऐसा है? नहीं, n1 n2 के इक्वल नहीं है। और एंड C1 = C2 के, हाँ ये ठीक है, लेकिन आप ये देखिए एंड ऑपरेटर यूज़ कर रही हैं, एक एक्सप्रेशन ट्रू है और एक एक्सप्रेशन फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। एल्स पार्ट पे आते हैं। इफ़ अगर n1 < 2 n2 के, यानी n1 जो है वो n2 के लेस देन है, ठीक है, n1 हमारे पास क्या है, 6 है, n2 क्या है हमारे पास 9 है, कंडीशन ट्रू हो गई। एंड C1 = C2, क्या C1 और C2 आपस में बराबर हैं? तो ठीक है, 5 लेस देन होता है 6 के, और C1 और C2 दोनों n है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला जो मैसेज है ये प्रिंट करवा दे, अगर फॉल्स है तो ये प्रिंट करवा दे। क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम इस मैसेज के साथ चलेंगे। %d लेस देन %d, तो पहले %d की जगह आपके पास 6 आ गया, देन लेस देन का सैम्बल, और दूसरे %d की जगह आपके पास 9 आ गया। एंड %c इज असाइन कर दिया %c, तो पहले %c की जगह आपके पास C1 की जगह पे n आ गया, और देन C2 की जगह पे फिर n आ गया, दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पे कॉल कर दिया n1 n2 C1 और C2 को। पार्ट 4 इन डेटा टाइप ली और 4 वेरिएबल आ गया आपके पास यहाँ पे A B C D के नाम से। A को आपने असाइन कर दिया 34, B को आपने असाइन कर दिया 32, C को आपने असाइन कर दिया 7 और D को आपने असाइन कर दिया 15। अब आगे मूव करते हैं। A = B + C + D, यानी A की नई वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, 88। इफ एक कंडीशन लगाई A < 100, क्या A जो कि हमारे पास क्या है 88 है, हाँ जी वो 100 से लेस देन है।
अगर तो वो 100 से लेस देन है तो आप नेक्स्ट में मूव करें a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई 2। a की वैल्यू पहले आपके पास क्या थी 88 थी, लेकिन जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपके पास a की नई वैल्यू 176 है। और b क्या है, b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई c। b आपके पास क्या था 32 था, लेकिन जब b को आप c से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की नई वैल्यू आपके पास 224 आ जाएगा। c इज इक्वल टू c प्लस डी। c आपके पास 7 है और 7 में जब आप d की वैल्यू जो कि 15 है उसको प्लस करेंगे तो आपके पास क्या हो गया 22 हो गया। अब एक और कंडीशन लगा रहे हैं, इफ अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन है b से, तो चेक करें ये a आ गया और ये b आ गया, नहीं ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो गई। एंड c इज इक्वल टू d, क्या c d के इक्वल है, नहीं c और d आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये एक्सिक्यूट नहीं होनी है। आप नीचे मूव करें और उसके बाद वो क्या कहता है, एल्स अगर ऐसा नहीं है, वरना आप ये काम करें, आप चेक करें इफ a ग्रेटर देन b, नहीं ये देखें a 76 है, b 224 है, ये ग्रेटर नहीं हो सकता, ये वाली एक्सप्रेशन फॉल्स हो गई। एंड c ग्रेटर देन d, हाँ ये ठीक है, c 22 है और d 15 है, जो 22 ग्रेटर देन होता है 15 से। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर है। और b ग्रेटर देन इज इक्वल टू d प्लस c। सो d और c को जो प्लस करेंगे, जो कि 15 और 7 ने इनको प्लस करेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे पास लेस देन होता है, और जो 222 है वो ग्रेटर देन होता है हमारे पास। तो आप देखें यहाँ पे और यूज़ कर रही हैं, तो और का मतलब एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई है। तो आप नेक्स्ट में मूव करें, d की नई वैल्यू आपने क्या करनी है, c और c को मल्टीप्लाई कर दिया, तो c की वैल्यू हमारे पास थी 22, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई थिंक यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास 22 आ गई है, देख लेते हैं, पर हाँ ठीक है c की वैल्यू 22 आ गई है। अच्छा अब चेक करें 22 और 22 को मल्टीप्लाई किया तो d की हमारे पास नई वैल्यू 484 है, और a क्या है b और b को मल्टीप्लाई कर दें तो b की वैल्यू आपके पास 224 है, और जब आपने उसको 224 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 15,176, और आप कॉल कर दें a की वैल्यू को, b, c और d को, तो आपके पास आंसर आ गया a इज इक्वल टू 15,106, b की वैल्यू हमारे पास 224, c की वैल्यू हमारे पास 22 और d की वैल्यू 484। तो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। पार्ट नंबर 5, इंट डेटा टाइप x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 9। इफ x का मोड लें आप 2 से, तो x क्या है 5 है, जब मोड लेंगे क्या वो 0 के इक्वल आएगा, नहीं, जब 5 आप 2 का मोड लेंगे तो आपके पास 1 के इक्वल आएगा। स्टूडेंट्स ये मैंने आपके लिए कमेंट्स लगाए हुए हैं ताकि मैं अपनी बात आपको अच्छे से समझा सकूं। तो आपके पास जो स्टेटमेंट है x प्लस प्लस वाली ये स्किप हो गई क्योंकि कंडीशन इज फॉल्स है। एल्स अगर ऐसा है तो आप क्या करें, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो y आपके पास 7 है और z आपके पास 9 है, तो यहाँ पे x की नई वैल्यू आपके पास 16 हो गई है। प्रिंट x इज इक्वल टू परसेंटेज d, नेक्स्ट लाइन पे चला जाए और x को कॉल कर दें। आप देखें x इज इक्वल टू 16, यहाँ तक ये देखें x इज इक्वल टू 16 हमारे पास आउटपुट में आ गया है। इफ अगर आप चेक करें कि आप x का मोड लें 2 से, क्या आपके पास 1 आते हैं, हाँ जी x का मोड लेते हैं 2 से तो आपके पास 1 आएगा। अच्छा नेक्स्ट में क्या कहता है, एंड y का मोड लें 2 से, क्या 1 आएगा, y कहाँ पे 7 है, हाँ जी y का 2 से मोड लेंगे जब भी 1 आएगा। एंड z का मोड लेते हैं 2 से, अब 1 आता है, ठीक है 9 है, 2 4 द 8 1 बच जाएगा, ठीक है, इन तीनों का मोड 1 आ रहा है, कंडीशन ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए, तमाम के तमाम ऑड नंबर हो गए हैं। अगर ऑड नंबर है तो यहाँ पे आ जाए। इफ अगर x ग्रेटर देन y, क्या x y से ग्रेटर देन है, ठीक हो गया, और x लेस देन z, क्या जो x है वो लेस देन है z से, नहीं, लेकिन यहाँ पे और यूज़ कर रही हैं तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई है। इफ़ अगर नेक्स्ट चेक करें क्या x y से बड़ा है, ठीक हो गया, हाँ जी x y से बड़ा है, x क्या 16 है, y क्या 7 है, अगर कंडीशन ठीक है तो y में 1 का इजाफा कर दे, y पहले क्या था 7 था, अब याद रखिएगा y हमारे पास 8 हो गया है। बाकी कोड देख लेते हैं। अच्छा जी, एल्स अगर ऐसा नहीं है
तो क्या करें, x लेस देन z, चेक करें कि जो x है वो लेस देन है z से। ठीक है जी, x यहाँ पे चेक कर लेते हैं, नहीं x लेस देन तो नहीं है, x तो ग्रेटर देन है, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब ये स्किप कर दिया। अगर ये सही होता तो x की वैल्यू 17 हो जाती और तीनों को कॉल कर दे, x को, y को और z को। तो x की वैल्यू आपको पता है 16 हो गई है और y की वैल्यू आपको पता लग गया, पहले 7 थी लेकिन अब 8 हो गई है, और z की वैल्यू हमारे पास 9 ही रहेगी क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो ये था आपके पास आउटपुट इस वाले कोड का। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टूडेंट स्टार्ट आवर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 1। राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें दैट टेक्स 2 इंटीजर्स, जो 2 इंटीजर लेगा एज इनपुट के तौर पर, एंड टेल्स, और बताएगा हमें whether द फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर, क्या जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं। आइए इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यूजर से 2 नंबर इनपुट कर दिए, एक हमारे पास a हो गया और दूसरा हमारे पास b हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैसेज लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे स्कैनएफ के जरिए हमने इनपुट ले लिया। देन हमने सेकेंड मैसेज लिखा इंटर द सेकेंड नंबर, और यहाँ पे जो दूसरा नंबर है वो यूज़र स्कैनएफ की मदद से इनपुट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने 2 नंबर्स इनपुट कर दिए, a और b वाले। अब आपने कंडीशन चेक की, इफ़ b मोड a, अगर आप b का मोड लें a से और आपके पास 0 आता है तो देख लेते हैं। सपोज करें कि आप जो सेकंड नंबर है यानी b वो आप इनपुट कर देते हैं 8, और फर्स्ट नंबर आप इनपुट कर देते हैं यानी a को आप इनपुट कर देते हैं 2, तो जब आप 8 और 2 का मोड लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर तो आपके पास 0 आता है तो आपने मैसेज प्रिंट कर दिया कि आपके पास जो ये फर्स्ट नंबर है b वाला वो फैक्टर बनता है हमारे पास सेकंड नंबर का, और उसको कॉल कर दिया। अगर ऐसा नहीं है फिर हमने लिख दिया इज नॉट अ फैक्टर, कि जब हमारे पास सेकंड नंबर है वो हमारे पास फैक्टर नहीं बनता है फर्स्ट नंबर का। आइए इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो ये आ गई जी इसकी आउटपुट। तो सबसे पहले तो हमने अपना फर्स्ट नंबर डाला, उसको हम 2 इंटर कर देते हैं। फिर हमने अपना सेकंड नंबर डाला, इसको हमने 8 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। हाँ जी, हमारे पास जो 2 है वो 8 का फैक्टर है। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 2, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट। एक प्रोग्राम बनाएं जो कि क्या करेगा, एक नंबर इनपुट के तौर पर लेगा और स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा यस इफ, अगर जो नंबर है इनपुट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, वो 3 का मल्टीपल हो, एंड हैज़ 5, और लास्ट में क्या हो 5 रिसीव हो इन द यूनिट प्लेस। जिस तरह यहाँ पे 15 है और 75 है, यूनिट प्लेस यानी यहाँ पर आपको 5 रिसीव हो। तो इसका आप कोड आसानी से देख सकते हैं। हमने 2 वेरिएबल्स लिए, नम और बी नाम का। नम जो है वो हमने यूजर से इनपुट करवा दिया इंटर अ नंबर, यानी एक नंबर इनपुट करें, और स्कैन एफ की मदद से यूजर ने वो नंबर इनपुट कर दिया। अब जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है हमने वो चेक करना है। इफ अगर जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है मोड लें 3 से, अगर तो 3 से मोड लें यानी 3 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए और आपके पास 0 आ जाए, यानी 3 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए और आपके पास 0 आ जाए, एंड नम, वो जो नम है उसका मोड लें 10 से, उसका 10 से भी मोड लेना है। अगर 10 से भी मोड लें और वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 5 पर, अगर तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी देन आपने प्रिंट कर देना है यस को, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। तो इसको रन करके देख लेते हैं। ये जी हमने इसको रन किया। अच्छा, यहाँ पे नंबर हम ले लेते हैं 75। उसने कहा था यूनिट प्लेस पर 5 होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि यूनिट प्लेस पर हमने 5 रख दिया है। अब इंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं हमारे पास मैसेज क्या आता है। यस, आप देख सकते हैं हमारे पास मैसेज क्या आ गया है, यस आ गया है। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 3, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ डिस्काउंट अवेलेबल इन ग्रोसरी मार्ट। टोटल बिल डिस्काउंट, अगर तो बिल आपके पास है 1000 का तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 10%। अगर बिल आपके पास है 2500 का तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 20%। और अगर आपके पास बिल है 5000 का तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 35%। और आपके पास आपका बिल है 10,000 का तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 50%। राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाएं दैट टेक्स टोटल बिल एज इनपुट, जो टोटल बिल आपसे इनपुट लेगा, एंड टेल्स, और आपको बताएगा हाउ मच डिस्काउंट द यूजर हैज गोट
एंड व्हाट इज द डिस्काउंट प्राइस, कि यूजर को कितना डिस्काउंट मिला है और उसकी कितनी डिस्काउंट की प्राइस है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, अपने फ्लोट डेटा टाइप के अंदर दो वेरिएबल ले लिए, एक बिल का और एक डिस्काउंट। तो सबसे पहले तो हमने अपने यूजर से कहा कि आप अपना जो टोटल बिल है वो इनपुट करें, इंटर द टोटल बिल, और स्कैन एफ की मदद से यूजर से उसका टोटल बिल एंटर करवाया। अब हम चेक कर रहे हैं इफ अगर जो बिल है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू है 10,000 से, तो हमने डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट इज इक्वल टू बिल मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100, यानी 50 और 100 को डिवाइड करो, जो आंसर आए उसको बिल से मल्टीप्लाई कर दो, ये उसका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है फिर आप चेक करें क्या बिल हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5,000 है। अगर ऐसा है तो हमने क्या करना है, डिस्काउंट इज इक्वल टू बिल मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 100, इन दोनों को डिवाइड करो और बिल से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब चेक करें एल्स, अगर ऐसा भी नहीं है फिर आप चेक करें क्या जो बिल है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2500 है। अगर ऐसा है तो आपने क्या किया, डिस्काउंट इज इक्वल टू बिल मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। अगर ऐसा भी नहीं है फिर चेक करें एल्स, इफ जो बिल है क्या वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1000 की है। अगर ऐसा है तो डिस्काउंट इज इक्वल टू बिल मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक हो गया, ये हमने सारी यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन यहाँ पे लगा दी है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रिंट एफ की मदद से एक मैसेज डिस्प्ले करें स्क्रीन पर, टोटल बिल, यानी उसका टोटल बिल बना कितना है। उसके बाद हमने एक और मैसेज लिखा जिसमें हम लिख रहे हैं डिस्काउंट, कि उसको डिस्काउंट कितना मिला है, ये वो हो गया। फिर एक और मैसेज लिख रहे हैं जिसमें हमें बता रहे हैं बिल आफ्टर डिस्काउंट, के उसके टोटल बिल में से डिस्काउंट को जो माइनस कर दें और वो बिल बताए जो उसने अदा करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने फ्लोट यूज़ किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने सब पे परसेंटेज एफ यूज़ किया है, और यहाँ पे 0.2 का मतलब है कि आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आएंगे। आइए इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं 10,000 का ही। अच्छा जी, 10,000 पे हमने कहा था इसको 50% डिस्काउंट होना चाहिए, यानी यस, टोटल बिल उसका कितना बना, 10,000 बना, डिस्काउंट उसको कितना हुआ 50%, जो कि 5,000 बनेगा, और जो बिल उसने अदा करना है वो कितना है 5,000 से। आइए एक और इनपुट डालकर चेक करते हैं। 1,000 टोटल बिल बना है, डिस्काउंट उसको 10% के हिसाब से 100 हुआ है, और डिस्काउंट की पेमेंट निकालने के बाद जो पेमेंट उसने अदा करनी है वो है 900। तो ये थी हमारी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 3। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 4, राइट अ प्रोग्राम that takes as input the original price and the sales price of a product and tells whether the product is sold on profit or loss. The program should also tell the profit or loss percentage. यानी आपने एक प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम में आपने ओरिजिनल प्राइस ये भी इनपुट करनी है और सेल्स प्राइस ये भी इनपुट करनी है प्रोडक्ट की। देन आपने बताना है उस प्रोडक्ट में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। अगर लॉस या प्रॉफिट हुआ है तो आपने ये भी बताना है कि वो लॉस और प्रॉफिट कितने % हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ओ प्राइस यानी ओरिजिनल प्राइस एक वेरिएबल लिया, देन हमने सेल प्राइस का एक वेरिएबल लिया, प्रॉफिट, लॉस और परसेंटेज, परसेंट के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। ये हमने फ्लोट में लिया क्योंकि हमारा जो आंसर है वो पॉइंट में आ सकता है, जिसकी वजह से हमने डेटा टाइप यहाँ पे फ्लोट यूज़ की है। तो सबसे पहले तो हम ओरिजिनल प्राइस इनपुट कर देते हैं, ओरिजिनल प्राइस, और ओ प्राइस वेरिएबल का नाम जो हमने रखा था उसको हमने इनपुट किया। देन एस प्राइस यानी सेल्स प्राइस, जो हमने वेरिएबल का नाम रखा था एस प्राइस, और उसको हमने इनपुट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें, मैंने ओरिजिनल प्राइस और सेल्स प्राइस यूज़र से इनपुट ली और चेक किया। अगर सेल्स प्राइस ग्रेटर देन इज इक्वल टू है ओरिजिनल प्राइस के, यानी जिस कीमत पे उसने वो प्रोडक्ट बेची वो ज़्यादा है उस कीमत पर जिस कीमत से उसने वो प्रोडक्ट ली, तो इसका मतलब उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हमने देखा कि प्रॉफिट कितना हुआ है, सेल्स प्राइस में से माइनस कर दिया ओरिजिनल प्राइस को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, हमने प्रॉफिट की परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है। फिर हमने क्या किया, उस प्रॉफिट को हमने डिवाइड किया ओरिजिनल प्राइस से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई। अच्छा,
उसके बाद उस परसेंटेज को हमने दिखाना भी है। तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट की मदद से योर प्रॉफिट, और हमने यहाँ पे लिखा परसेंटेज पॉइंट 2f। इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास 2 डिजिट आएंगे और उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए और प्रॉफिट को कॉल कर दे। अच्छा, हमने क्या करना था, प्रॉफिट की परसेंटेज भी लेनी थी। पहले तो हमने इसको कॉल किया यहाँ पर, अब हम कॉल कर रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज को। तो ये आ गया जी सेम परसेंटेज पॉइंट 2f, अगेन परसेंटेज सैंपल, और परसेंट को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अगर तो ये है, यानी अगर सेल्स प्राइस ज़्यादा है ओरिजिनल प्राइस से, तो ये सारा काम होगा। अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो इस पार्ट पे आ जाए। अच्छा, इस पार्ट पे आके क्या करे, चेक करे लॉस हुआ तो कितना हुआ है। ओरिजिनल प्राइस यानी जिस प्राइस पे उसने खरीदी है उसको माइनस कर दिया सेल्स प्राइस पर जिस प्राइस पे उसने बेची है, तो आपके पास लॉस आ जाएगा। अब आपने लॉस की परसेंटेज भी निकालनी है, तो आपने क्या किया, लॉस को डिवाइड कर दिया ओरिजिनल प्राइस से और जो आंसर आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ किया और देन लॉस को कॉल किया। लॉस आपके पास आगे कितना हुआ है। देन आपने क्या किया, प्रॉफिट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉस परसेंटेज, और लॉस परसेंटेज को हमने यहाँ पे ये परसेंट है और यहाँ पे इस परसेंट को हमने कॉल कर दिया, तो हमारे पास लॉस परसेंट आ जाएगा। और गेट ch कर दे, यानी हमारे पास स्क्रीन पर ब्लैक कलर का जो कंसोल है वो थोड़ी देर रुका रहे। अब इसको रन करते हैं, ये जी आए गए यहाँ पे, और इसको अब हम रन करेंगे। ओरिजिनल प्राइस, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ओरिजिनल प्राइस इनपुट कर देते हैं। तो हमारे पास जी ओरिजिनल प्राइस हमारे पास है जी 2500, ठीक है। देन हमने वो प्रोडक्ट सेल की 3200 पे। अच्छा, अब आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ, यस 700 हुआ। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा। अच्छा, इसका एक रिवर्स आउटपुट भी देखते हैं। सपोज करें कि एक चीज़ मैंने ली 4000 की, ठीक है, उसको मैंने सेल कर दिया 3000 पर, देन 1000 मुझे लॉस हुआ। कितने परसेंट हुआ आप देख सकते हैं, 25% मुझे लॉस हुआ। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 5, स्टेटमेंट देख लेते हैं हमेशा की तरह। राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें दैट टेक्स एज इनपुट, वो इनपुट के तौर पर आपसे ले द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल की जो 3 साइड्स होंगी वो आप इनपुट करेंगे। एंड टेल्स, और हमने बताना है वेदर इट इज अ राइट ट्राइंगल और नॉट। और फॉर द राइट ट्राइंगल, हम राइट ट्राइंगल के लिए हाइपोथेलेगस का फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने जो 3 साइड्स हैं उनको क्या कर दिया, एक वेरिएबल ले लिया, S1 फर्स्ट साइड के लिए, S2 सेकंड साइड के लिए, S3 थर्ड साइड के लिए, ठीक हो गया। देन ये काम करने के बाद आपने लिखा इंटर अ हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल, वो आपने इनपुट करवा दी। फिर आपने कहा कि इंटर अ बेस ऑफ ट्राइंगल, देन वो आपने यहाँ पे इनपुट करवा दी। फिर आपने कहा इंटर द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, देन आपने वो यहाँ इनपुट करवा दी। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हो क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर जमा h स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है S1 जो कि हाइपोटेनस है, तो स्क्वायर था, तो स्क्वायर लिखने का तरीका आपको पता ही है, S1 मल्टीप्लाई बाई S1 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर S2 मल्टीप्लाई बाई S2, देन प्लस किया, देन S3 जो कि हाइट है मल्टीप्लाई बाई S3, ठीक है। अगर तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है देन मैसेज स्क्रीन पर दिखा दे इट्स अ राइट ट्राइंगल, अदरवाइज इट इज नॉट अ राइट ट्राइंगल। तो आइए इनपुट करके चेक कर लेते हैं, आउटपुट देख लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 5, ठीक है। बेस की जगह पे हम पुट कर देते हैं 3 और हाइट की जगह पर हम पुट कर देते हैं 4। तो आप देखें 3 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 16। जब 16 और 9 को जब आप प्लस करेंगे तो क्या हो गया 25, और यहाँ से 5 का स्क्वायर आपके पास क्या हो गया 25। तो दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब यस इट्स अ राइट ट्राइंगल। अच्छा, इसकी एक और आउटपुट देख लेते हैं डेटा रॉन्ग पुट करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 50, देन यहाँ पे हम पुट करते हैं 75, देन यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 30। तो आप देख सकते हैं इट्स नॉट अ राइट ट्राइंगल, यानी 75 स्क्वायर और प्लस 30 स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 50 स्क्वायर। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 6, फॉलोइंग इज द eligibility criteria for admission in IT university. At least 60% marks in metric, at least 65% marks in intermediate, pre-engineering or ICS, at least 65% marks in entry test, entrance test यानी
राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट obtain marks, total marks of metric, intermediate and entry test. ठीक है, द प्रोग्राम शुड टेल वेदर द स्टूडेंट इज एलिजिबल और नॉट, और हमने बताना है कि स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दूंगा, डेटा टाइप में फ्लोट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, MO यानी मैट्रिक ऑब्टेन मार्क्स, MT मैट्रिक टोटल मार्क्स, IO इंटरमीडिएट ऑब्टेन मार्क्स, IT इंटरमीडिएट टोटल मार्क्स, EO इंट्री टेस्ट ऑब्टेन मार्क्स, ET इंट्री टेस्ट टोटल मार्क्स। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इन तमाम को इनपुट करवाने हमने। तो हमने लिखा इंटर द ऑब्टेन मार्क्स इन मैट्रिक और MO को कॉल कर दिया यानी मैट्रिक ऑब्टेन मार्क्स। फिर हमने लिखा इंटर द टोटल मार्क्स ऑफ द मैट्रिक्स, के मैट्रिक के टोटल मार्क्स कितने थे ये भी यूजर से कहा इनपुट कर दे। सेम यही हमने अब किया, इंटर द ऑब्टेन मार्क्स, हमने ऑब्टेन मार्क्स इनपुट किए इंटरमीडिएट के, तो ये इंटरमीडिएट के क्या आ गए, ऑब्टेन मार्क्स आ गए। ठीक है, फिर हमने इनपुट किया इंटरमीडिएट के टोटल मार्क्स, तो ये देखें ये आपके पास ऑब्टेन मार्क्स इंटरमीडिएट के, ये आपके पास इंटरमीडिएट के टोटल मार्क्स आ गए। अच्छा, यही काम हमने करना है एंट्री टेस्ट के साथ। सो दिस इज द ऑब्टेन मार्क्स इन एंट्री टेस्ट, ये स्कैनएफ की मदद से हमने इनपुट करवा दिया। फिर हमने लिखा इंटर द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने थे एंट्री टेस्ट में वो हमने यहाँ पे इनपुट करवा दिया। अच्छा, अब हम कंडीशन लगा रहे हैं, अब हम चेक कर रहे हैं इफ द मैट्रिक ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय मैट्रिक टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो जो यहाँ पे परसेंटेज आई उसको हमने कंपेयर किया, क्या वो 60 के इक्वल और ग्रेटर देन है, अगर तो ठीक है देन ये कंडीशन हमारी एक एक्सप्रेशन ठीक हो गई। नेक्स्ट पे आ जाए, इंटरमीडिएट ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड किया इंटरमीडिएट टोटल मार्क्स, जो आंसर आया उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आपके पास कोई परसेंटेज आ जाएगी। आपने वो चेक किया क्या वो परसेंटेज हमारे पास 65 से ज़्यादा है, अगर तो 65 से ज़्यादा है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन भी ठीक हो गई। देन नेक्स्ट में आई इंट्री टेक्स ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड किया इंट्री टेक्स टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई किया 100 से, अगर तो ये कंडीशन हमारे पास ठीक है और परसेंटेज आपके पास 60 के इक्वल या ग्रेटर देन आ रही है, देन आपने मैसेज लिख दिया यू आर एलिजिबल, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। आइए इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, मैट्रिक के टोटल मार्क्स जो कि हम लिख देते हैं 850 है, ऑब्टेन मार्क्स 600 कर लेते हैं, देन इंटरमीडिएट टोटल मार्क्स हम 1100 करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स 725 कर लेते हैं, एंट्री टेस्ट टोटल मार्क्स हम कर लेते हैं हमारे पास आगे 800 और ऑब्टेन मार्क्स के आगे 520। आइए चेक करते हैं क्या ये हमारे पास एलिजिबल है। यस, यू आर एलिजिबल। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 7, राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें दैट कैलकुलेट्स द बोनस एन एम्प्लॉय कैन गेट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। एक एम्प्लॉय को हम बोनस दे रहे हैं, किस बेसिस पर, यहाँ पर लिखी हुई है। अगर उस बंदे की सैलरी, एक एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है और उसका 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसके जो बोनस टास्क हैं वो 5 हैं तो 1500 बोनस है। अगर उसकी 10,000 सैलरी है, 3 साल का एक्सपीरियंस है और बोनस टास्क उसने 10 परफॉर्म किए हैं तो उसका बोनस क्या बनेगा, 2500 बनेगा। अगर उस बंदे की सैलरी 25,000 है, क्या वो 3 साल से काम कर रहा है और उसके बोनस टास्क देखें 4 हैं तो उसको 2000 का बोनस देना है। सेम अगर आपके पास एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 7000 है, उसको 4 साल हो गए काम करते हुए, एक्सपीरियंस हो गया कंपनी में, साथ उसके बोनस टास्क हैं, उसको हमने बोनस दे दिया 3500। फिर एक एम्प्लॉय हो गया, उसकी सैलरी है 1 लाख, ठीक है। देन आपने चेक किया उसको 5 साल हो गए काम करते हुए, ठीक है, 5 साल हो गए तो आपने क्या किया, आपने उसको चेक किया क्या उसके टास्क जो है वो 10 हैं, अगर 10 है तो 500 उसको क्या कर दे, बोनस कर दे। अच्छा, द प्रोग्राम शुड टेक्स द इनपुट, प्रोग्राम्स क्या लेगा, इनपुट के तौर पर सैलरी भी लेगा, एक्सपीरियंस भी लेगा, नंबर ऑफ बोनस भी लेगा ऑफ एम्प्लॉय के, और डिस्प्ले करेगा बोनस इन स्क्रीन, स्क्रीन पर बोनस दिखा देगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन डेटा टाइप में 3 वेरिएबल्स ले लिए, सैलरी, एक्सपीरियंस और टास्क का। तो सबसे पहले तो हमने सैलरी इनपुट कर दी, उसके बाद हमने एक्सपीरियंस इनपुट कर दिया, देन उसके बाद हमने टास्क इनपुट कर दिया। ये तीनों चीज़ें इनपुट करने के बाद हम चेक कर रहे हैं इफ़ अगर सैलरी जो है वो 1 लाख से ज़्यादा या 1 लाख के बराबर है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन होगी आपके पास।
दूसरी चीज़ चेक करो क्या उसका एक्सपीरियंस 5 साल के बराबर या 5 साल से ज़्यादा है। तीसरी चीज़ चेक करो क्या उसने जो टास्क परफॉर्म किए हैं वो 10 या 10 से ज़्यादा किए हैं। अगर तो ऐसा है तो उसको आपने बोनस देना है 5000 के हिसाब से। एल्स अगर ऐसा नहीं है फिर आप चेक करें क्या सैलरी 75,000 या इससे ज़्यादा है, क्या एक्सपीरियंस 4 या 4 से ज़्यादा है, क्या टास्क 7 या 7 से ज़्यादा हैं। अगर ये तीनों एक्सप्रेशन सही हो जाती हैं तो आपने उसको बोनस देना है, योर बोनस इज़ 35,000। ठीक हो गया। एल्स अगर ऐसा नहीं है इफ़, तो यहाँ पे आपने चेक किया कि जो सैलरी है एक्सपीरियंस 3 साल से ज़्यादा या 3 साल के इक्वल है, और क्या उसने 4 या 4 से ज़्यादा टास्क परफॉर्म किए हुए हैं। अगर तो ऐसा है तो उसको आपने बोनस देना है 2000 का। नेक्स्ट मूव करते हैं। इफ़ अगर सैलरी और एक्सपीरियंस है ना उसके 3 या 3 से ज़्यादा और टास्क उसने 10 या 10 से ज़्यादा परफॉर्म किए हैं तो आपने उसको बोनस देना है 2500। सारा हम परफॉर्म कर रहे हैं अपने इस क्राइटेरिया के हिसाब से, इसको मद्देनजर रखते हुए हम बोनस दे रहे हैं। इफ़ अगर सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू है 10,000 के और एक्सपीरियंस है 2 या 2 साल से ज़्यादा और उसने टास्क परफॉर्म किए हुए हैं 5 या 5 से ज़्यादा, तो उसको बोनस देना है हमने 1500। ठीक है। और अगर इससे कम है यानी इसके अलावा यूज़र कुछ और इनपुट करता है सैलरी तो उसको हमने नो बोनस कर देना है। अच्छा, ये काम करने के बाद आइए इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने उसकी सैलरी चेक की। लेट्स सपोज उसकी सैलरी है 25,000। उसके बाद हमने उसका ईयर चेक किया, हम लिख देते हैं 3 ईयर्स। उसके बाद हमने उसके टास्क चेक किए, अगर उसके टास्क हैं 4 तो उसको हमने बोनस देना है 2000। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास आउटपुट आ गया। अगर ऐसा ना हो, फॉर एग्जाम्पल उसकी सैलरी है 5000, ठीक है, और उसने एक्सपीरियंस है उसका 1 साल का, टास्क उसने 2 परफॉर्म किए हैं, तो इस सूरत में यस कोई बोनस ऐड नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।